डिस्कस किया था। 20 तारीख को आपका एग्जाम है। आज हम फिजिक्स के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। अगर आपको एग्जाम अच्छा देना है और एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं, पासिंग मार्क्स लाने हैं, कुछ भी हो, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपसे मैं डिस्कस करने वाला हूँ, कैसे आपको पूरी फिजिक्स को तैयार करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका लाइट। लाइट चैप्टर के अंदर लाइट चैप्टर के अंदर होगा क्या कि सबसे ज्यादा मार्किंग स्कीम के अंदर मार्क्स कवर करेगा। सबसे ज्यादा मार्क्स लाइट चैप्टर से आने हैं। कौन कौन से टॉपिक आपको स्टार्ट करने हैं? सबसे पहले आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से ही स्टार्ट करते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में डेफिनेशन के बाद दोनों लॉज, रिफ्लेक्शन के दोनों लॉज, जिसमें आप रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ऑल लाई इन द सेम प्लेन, और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों सेम होते हैं। दोनों लॉज को अच्छे से डेफिनेशन के साथ इनकी याद करेंगे। फिर कुछ नेचुरल फिनोमेनन के तौर पे आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मिरर के कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों को तैयार करेंगे। कॉनकेव मिरर, कौन इनमें से रियल इमेज बनाता है, कौन इनमें से वर्चुअल इमेज बनाता है, इमेज का क्राइटेरिया क्या होगा, कहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखे ताकि इमेज कहाँ पर बने, इमेज का साइज क्या होगा, इमेज की लोकेशन क्या होगी, ये सब चीजें आपको क्या करनी है, तैयार करनी है कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर की। ध्यान सबसे बड़ी चीज ये रखनी है कि इसमें सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर को करते समय कब रियल फोकस होता है और कब वर्चुअल फोकस होता है। कॉनकेव मिरर का आपका रियल फोकस होता है। रियल फोकस रियल एंड इन्वर्टेड इमेज को बनाता है। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में क्या डिफरेंसेस होते हैं, ये सब चीजें आपको तैयार करनी है। देन आपको कॉनकेव मिरर के लिए रे डायग्राम कंप्लीट। रे डायग्राम में क्या होगा, आपका जो भी आपका मिरर होगा उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट को आप 6 अलग अलग कंडीशंस में रखेंगे। सबसे पहले आप फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इंफिनिटी। तो आप इंफिनिटी पर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो कहाँ पर इमेज बनती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो कहाँ पर इमेज होगी, फोकस पर अगर आप ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज कहाँ पर बनेगी। ये सब चीजें आपको रे डायग्राम के थ्रू बना करके एक बार प्रैक्टिस कर लेनी है। और एक और चीज याद रखनी है कि जब आप रे डायग्राम बनाते हैं तो आपको एरो जरूर लगाने हैं। अक्सर बच्चे रे डायग्राम बना देते हैं लेकिन इन एरो को छोड़ देते हैं। जब तक आप एरो नहीं बनाएंगे तब तक आप ये नहीं बता पाएंगे कि कौन सी रे किधर से आ रही है और रिफ्लेक्शन होने के बाद वो किधर जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद आपको साइन कन्वेंशन करना है। साइन कन्वेंशन इसलिए जरूरी है कि आपने फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला पूरा तैयार कर लिया, बट आपको यही नहीं पता कि v कब निगेटिव लिया जाता है, f कब निगेटिव लेना है, कब पॉजिटिव लेना है, और आपने अगर इसमें पॉजिटिव और निगेटिव लेने में अगर मिस्टेक कर दिया तो आपका आंसर सही नहीं आएगा। तो न्यूमेरिकल को करने से पहले सबसे पहले आपको ये पता रखना है कि फोकल लेंथ कब पॉजिटिव निगेटिव होती है, ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होगी वो आपकी कब पॉजिटिव और निगेटिव होगी, इमेज की जो डिस्टेंस होगी वो आपकी कब पॉजिटिव और निगेटिव होगी। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। फिर मिरर फॉर्मूला 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u एंड मैग्निफिकेशन h डैश अपॉन h इक्वल्स टू -v/u। तो यहाँ पर जो होता है, अक्सर एक नंबर में कई बार ये पूछ लेता है मैग्निफिकेशन की यूनिट क्या होती है। तो मैग्निफिकेशन एक यूनिट लेस क्वांटिटी होती है, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। ठीक है, रिफ्रैक्शन के थ्रू जब आप लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को तैयार करेंगे, फिर इसके बाद सीधा आप रिफ्रैक्शन में आएंगे। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में सबसे पहले फर्स्ट लॉ हो गया, फर्स्ट लॉ मस्ट है। सेकंड लॉ आपका आता है जिसको हम स्नेल्स लॉ के नाम से भी जानते हैं। जो स्नेल्स लॉ होता है वो आपका साइन आई अपॉन साइन आर, ये आपकी मैथमेटिकल फॉर्मेशन है। साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट n2 अपॉन n1। स्टेटमेंट भी बनाना चाहे तो यहीं से बन जाएगी, द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द साइन सॉरी the ratio of the sine of the angle of incidence and the ratio of the sine of refraction is equal to constant, and this constant is known as refractive index of second medium with respect to first medium। तो ये आपको स्नेल्स लॉ की पूरी स्टेटमेंट याद रखनी है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्वेश्चन अक्सर बनते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से जो क्वेश्चन बनता है उसे करने से पहले आपको ये याद होना चाहिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो स्पीड ऑफ लाइट के इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। इसका मतलब हुआ कि अगर किसी मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो वेलोसिटी उसकी क्या होगी, कम होगी, एंड किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर कम है तो उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो बेसिकली आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 अपॉन n1 इज इक्वल टू v1 अपॉन v2, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड ऑफ लाइट के। इसलिए आप क्या याद रखेंगे कि n2 अपॉन n1 की वैल्यू v1 अपॉन v2 के इक्वल याद रखेंगे। फिर आपको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद रखना है। लेंस में आएंगे तो लेंस में आते ही दो लेंस आपको पढ़ने, कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस। अगेन
जो जो क्राइटेरिया मिरर को पढ़ते टाइम था वही वही क्राइटेरिया आपका क्या चलेगा, लेंस में भी चलेगा, कि आपको डाइवर्जिंग कौन सी रे होगी, कौन सी आपके कॉन्वेक्स में कन्वर्जिंग होगा, कन्वर्जिंग लेंस कौन सा है, डाइवर्जिंग लेंस कौन सा है, कैसे कैसे इनकी इमेजेस बनती है, इनकी रे डायग्राम सबके। जो कॉनकेव मिरर शो करता है वही नेचर में कॉन्वेक्स लेंस करता है, और जो कॉन्वेक्स मिरर शो करता है वही नेचर में क्या करेगा, आपका कॉनकेव लेंस करेगा। तो इनके रे डायग्राम अगर आपने अच्छे से बस इनका डिफरेंस पढ़ लिया ना, तो आपको रे डायग्राम बार बार तैयार करने की जरूरत नहीं है, एक बार देखेंगे एक बार में ही आपका तैयार हो जाएगा। जब तक हम करते नहीं है तब तक हमें वो चीज भारी लगती है, जब आप करने जाएंगे तो आप देखेंगे खुद आपको महसूस हो जाएगा कि अगर आपने मिरर के रे डायग्राम तैयार कर लिए तो लेंस में सिर्फ आपको नजर मारनी है, आप उसे खुद से कर सकते हैं। ठीक है। लेंस फॉर्मूला जब आएगा तो 1/f=1/v-1/u, सिर्फ माइनस आ जाता है लेंस वाले फॉर्मूले में। देन आपका मैग्निफिकेशन h'/h=v/u। पावर ऑफ लेंस लास्ट टॉपिक होगा आपका इस चैप्टर का, जिसमें पावर ऑफ लेंस निकालते समय 1/f, अगर f की वैल्यू आपको मीटर में दी जाती है तो ये फॉर्मूला लगता है। देन 100/f होता है अगर आपकी f की वैल्यू सेंटीमीटर में दी जाती है। ऐसा यूनिट पावर ऑफ लेंस की क्या होती है, डायोप्टर होती है। तो लाइट को आपको ये सारे टॉपिक्स जितने बताए हैं बहुत शॉर्टकट में बताए, तो इन्हीं टॉपिक्स को आपको कवर करना है, और इसी तरीके से जो जो टॉपिक से जो जो चीजें बताई है वही चीजें कवर करनी है। अगले चैप्टर पे चलते हैं। अगला चैप्टर आपका है ह्यूमन आई। ह्यूमन आई में क्या होगा आपका, ह्यूमन आई में सबसे पहले तो आई, आई के अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स दिए गए होंगे, तो उनके आपको फंक्शंस याद करने हैं। जैसे आइरिस का क्या काम होता है, प्यूपिल का क्या काम होता है, रेटिना का क्या काम होता है, सिलियरी मसल्स का क्या काम होता है, आई बॉल, आई लेंस, ऑप्टिक नर्व्स। ठीक है, तो इन सब के आपको फंक्शंस याद करने की, ये हमारी आंखों में अलग अलग कौन कौन से जो ऑर्गन्स है ये अलग अलग काम करते हैं। क्लियर। इसके बाद आप डिफेक्ट ऑफ विजन पे चलेंगे। मैं कह रहा हूँ यहाँ से आपका 100% क्वेश्चन आता है, आएगा ही आएगा। लेकिन क्वेश्चन के जो आता है ना उसका क्राइटेरिया भी समझिएगा, क्राइटेरिया कैसे आता है। जैसे मान लीजिए आपका मायोपिया यहाँ से क्वेश्चन बनाता है, अगर वो मायोपिया से क्वेश्चन बनाता है तो आपको इसकी डेफिनेशन होता क्या है मायोपिया के अंदर ये पता होना चाहिए। मायोपिया को हम शॉर्ट साइटेडनेस भी बोलते हैं, जिससे होता क्या है कि इसमें नियर की चीजें तो हमें दिख जाती है, पास की चीजें हम देख सकते हैं, लेकिन दूर की चीजें हम इसमें क्लियर नहीं देख सकते। तो फिर इसको ठीक कैसे किया जाता है, तो मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया, इन सब को करने के लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले तो इस डिफेक्ट ऑफ विजन में होता क्या है, फिर इसके कारण क्या है, कॉजेज याद करने पड़ेंगे सबके, इन सबके कारण क्या होते हैं। और याद रखिएगा फिर इसमें इसको ठीक कैसे किया जा सकता है, तो इनकी करेक्शन भी याद रखनी है कि आप किस लेंस का इस्तेमाल करके इनको करेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ रे डायग्राम मस्ट है, बिना रे डायग्राम के ये टॉपिक्स नहीं आएंगे। ठीक है, करूँ। नेक्स्ट फिर आप क्या करेंगे, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, इन सब को क्लियर करने के बाद आप आएंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो होगा आपका डिस्पर्जन ऑफ लाइट। जो आपका डिस्पर्जन ऑफ लाइट होगा, डिस्पर्जन ऑफ लाइट का मतलब होता है जो व्हाइट लाइट होती है वो अपने 7 कलर्स में ब्रेक हो जाती है। व्हाइट लाइट क्या होती है, 7 कलर्स में ब्रेक हो जाती है। और डिस्पर्जन ऑफ लाइट से मतलब होगा किससे, प्रिज्म से। प्रिज्म से जब व्हाइट लाइट जाती है तो वो 7 कलर्स में ब्रेक हो जाती है, विबग्योर बनता है। अब विबग्योर में वॉयलेट कलर बनता है सबसे नीचे, रेड कलर बनता है सबसे ऊपर। इसमें किसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, किसका सबसे ज्यादा डेविएशन हो रखा है, किसकी वेवलेंथ सबसे कम है, किसका डेविएशन सबसे ज्यादा हो रखा है, ये चीज आपको याद रखनी है। जैसे जो वॉयलेट कलर होता है उसकी वेवलेंथ लीस्ट होती है, लीस्ट वेवलेंथ होती है, बट डेविएशन इसका मैक्सिमम होता है। ऐसे ही रेड कलर की जो होती है मैक्सिमम वेवलेंथ होती है, लेकिन डेविएशन क्या है, सबसे कम है। अक्सर ऐसे भी क्वेश्चन बना लेता है कि हम जो डेंजर सिग्नल्स होते हैं उनके लिए हम रेड कलर का इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्योंकि उसकी जो मैक्सिमम वेवलेंथ होती है रेड कलर की, इसलिए हम क्या करते हैं, जो भी खतरे के सिग्नल्स होते हैं उनमें रेड कलर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि रेड कलर लंबी डिस्टेंस को ट्रेवल कर सकता है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे चीजें आपको ये भी साथ के साथ में कवर अप करते हुए चलनी है। देन प्रिज्म के बाद लास्ट आपके कुछ क्वेश्चन अक्सर यहाँ से आ भी जाते हैं, नहीं भी आ जाते, लेकिन इसको पढ़ने में आपको टाइम नहीं लगेगा, मुश्किल से आप 15-20 मिनट के अंदर ये टॉपिक तैयार कर सकते हो। कुछ नेचुरल फिनोमिनन होते हैं, जैसे स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो गया, आसमान गरज नीला क्यों है, सुबह जब सूरज निकलता है तो तब आसमान में लालिमा क्यों छाई होती है, रेडिश क्यों दिखाई देता है, शाम के समय मॉर्निंग तारे टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते, ट्विंकल करते हुए। तो ऐसे ही कुछ नेचुरल फिनोमिनन्स है, इनको भी आपको पढ़ना है इस चैप्टर से। जैसे रेनबो हो गया, रेनबो के पीछे क्या कारण होता है, रेनबो में क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, इंटरनल रिफ्लेक्शन होते हैं, या फिर आपका रिफ्रैक्शन होते हैं। तो ये सारी चीजें आपको रेनबो के बारे में भी याद रखनी है। ठीक है, दैट्स इनफ फॉर ह्यूमन आई। नेक्स्ट चलते हैं।
इलेक्ट्रिक करंट अनदर एक ऐसा चैप्टर जिससे आप सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं और प्रॉब्लम भी सबसे ज्यादा आती है इसको करने में। इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट के सारे फॉर्मूले जितने भी इस चैप्टर में है वो सब आपको इस सिंगल शॉट में यहाँ पे मिल जाएंगे। फॉर्मूले को डिस्कस करेंगे और इस फॉर्मूले के बाद आपको कैसे इस पर न्यूमेरिकल्स करने हैं उसको डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट में आपका सबसे पहले आएगा चार्ज। चार्ज क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम चार्ज बोलते हैं, उसकी यूनिट याद रख के चलिएगा। कुछ यूनिट्स की आपको डेफिनेशंस भी तैयार करके चलनी है। जैसे इलेक्ट्रिक करंट हो गया, करंट आ गया आपका I इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। अगर आपके ये फॉर्मूले याद है ना तो आप इन फॉर्मूले से भी डेफिनेशन खुद तैयार कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए करंट I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी है, तो आप सिंपल इसकी डेफिनेशन याद कर सकते हैं, द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो इस फॉर्मूले से आप इसकी डेफिनेशंस भी तैयार कर सकते हैं। इसकी यूनिट एम्पियर होती है। देन आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तैयार करना है, V इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। इसकी यूनिट क्या होगी आपकी? वोल्ट होगी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के साथ साथ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इन दोनों में भी एक छोटा सा डिफरेंस है, उसे तैयार करते हुए चलिएगा। अगेन आपका आएगा ओम्स लॉ, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा ओम्स लॉ से। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है अक्रॉस एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, V इक्वल्स टू आई आर बनेगा। यहाँ से आपकी रेजिस्टेंस की भी आप डेफिनेशन बना सकते हैं, V अपॉन आई है, तो मैं यहाँ से रेजिस्टेंस की डेफिनेशन भी बना सकता हूँ, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। वो आपका रेजिस्टेंस होगा। रेजिस्टेंस की जो एसआई यूनिट होती है वो आपकी ओम होती है। रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है? ओम होती है। अब रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है? मस्ट डू टॉपिक है, करना ही करना है, छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुके हैं, यहाँ से कोई भी आप प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे, कोई ना कोई क्वेश्चन आपको किसी न किसी सेट में फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस से मिलेगा ही मिलेगा। तो बेसिकली आपका जो रेजिस्टेंस होता है वो चार फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर के। रेजिस्टेंस आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ कंडक्टर के। रेजिस्टेंस आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। और रेजिस्टेंस आपका डिपेंड करता है किस पर? मटेरियल पर। तो ये चार फैक्टर्स होते हैं जिन पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। अगर मैं सिर्फ पहले दो फैक्टर्स को ले लूं तो R प्रोपोर्शनल हो जाएगा L अपॉन ए के। प्रोपोर्शनलिटी के साइन को इक्वल टू में चेंज करने के लिए कांस्टेंट लगाएंगे, कांस्टेंट लगते ही हो जाएगा R इक्वल्स टू रो L अपॉन ए। ये जो रो बना है ये आपकी रेजिस्टिविटी कहलाती है। और रेजिस्टिविटी की जो यूनिट होती है वो आपकी क्या होती है? ओम मीटर होती है। तो रेजिस्टिविटी सिर्फ दो ही फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, एक लेंथ पर और एक एरिया पर। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। अक्सर क्या करता है क्वेश्चन वाला ना, आपको ऐसे घुमा करके क्वेश्चन बनाता है कि लेंथ को डबल कर दिया गया है, एरिया को आधा कर दिया गया है, और फिर अचानक से क्या करेगा? रेजिस्टिविटी पूछ लेगा। तो इस बात को नोट कर लीजिएगा कि रेजिस्टिविटी लेंथ और एरिया पर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। तो इसलिए अगर लेंथ को मैं डबल करूं या मैं रेजिस्टेंस को डबल करूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है रेजिस्टिविटी के ऊपर। लेकिन हाँ, अगर रेजिस्टेंस पर पूछा जाए तो वहां पर फिर आपका पूरा न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना है। बट अगर रेजिस्टिविटी पर पूछा जाए तो लेंथ में चेंज करने का और एरिया में चेंज करने का रेजिस्टिविटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर आपके न्यूमेरिकल्स आपको तैयार करने हैं सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के ऊपर। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, कहाँ कहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन यूज होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन कहाँ कहाँ पर यूज होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगता है R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। याद रखिएगा इसकी डेरिवेशंस भी करनी है। ये दोनों फॉर्मूले आपको ड्राइव करने के लिए तैयार करने हैं। एंड 1 अपॉन R इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला यूज होता है। फिर इसके ऊपर आपके न्यूमेरिकल्स जो हमारे डोमेस्टिक सर्किट्स होते हैं वो सब पैरेलल कॉम्बिनेशंस में जोड़े जाते हैं। वोल्ट मीटर को हम क्या करते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज जो होता है वो सेम होता है, करंट डिफरेंट होता है। और सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है और वोल्टेज डिफरेंट होती है। पावर, पावर पे क्या आएगा आपका? वर्क अपॉन टाइम। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। जैसे मैंने कहा था किसी भी फॉर्मूले से आप उसकी यूनिट तैयार कर सकते, डेफिनेशन तैयार कर सकते हैं और यूनिट भी तैयार कर सकते हैं। जैसे पावर का फॉर्मूला है वर्क अपॉन टाइम, तो इसी की डेफिनेशन बनानी हो तो कैसे लिखा जाएगा? द टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। ये जो टाइम रेट होती है वर्क करने की उसको हम क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। ऐसा यूनिट इसकी क्या आएगी? वाट आ जाएगी। और भी निकालनी हो तो वर्क अपॉन टाइम के हिसाब से वर्क की जूल होती है, टाइम की सेकंड होती है, सही। तो जूल पर सेकंड भी क्या है आपका? वाट ही है। नेक्स्ट पावर के फॉर्मूले अगर निकाले, P इक्वल्स टू वी आई आपका फॉर्मूला, P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर एंड P इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ये सब आपके पावर के फॉर्मूले होंगे।
देन जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग को करने से पहले उसका मैथमेटिकल फॉर्मेशन याद रखिए। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की मैथमेटिकल फॉर्मेशन है H=I²RT। अब बड़ी आसानी से आप स्टेटमेंट बना सकते हैं, देखिएगा, द हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट, द हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, द हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। हो गया आपका जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अगर आपके फॉर्मूला याद है तो आप कोई भी डेफिनेशन क्रिएट कर सकते हैं और कोई भी लॉ के जो आपके पॉइंट्स हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के पॉइंट्स भी आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, यहीं से आपका एच का दूसरा फॉर्मूला बनेगा, क्योंकि जो I²R है वो पावर का फॉर्मूला है, तो VI/TBC को लिखते हैं, V²/R/TBC को लिखते हैं। कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये हमारे घरों में जो हम बिजली यूज करते हैं और लास्ट में आपका बिल बन करके आता है, तो ये आपकी वो कमर्शियल यूनिट है जिससे आपके डोमेस्टिक सर्किट्स के बिल क्रिएट होते हैं। किलोवाट आवर आपका क्या होता है, जूल में कन्वर्ट करना है, तो किलोवाट आवर आपकी कमर्शियल यूनिट होती है। अगर किलोवाट आवर को जूल में कन्वर्ट करना है तो आपको बेसिकली इसको वाट सेकंड में बदलना होगा। तो किलोवाट में कितने वाट होते हैं, 1000, और एक घंटे में सेकंड कितने होते हैं, 3600। सीधे सीधे ये आपका वाट सेकंड बन गया, और जो वाट सेकंड होता है ना, यही आपका जूल कहलाता है। तो बेसिकली ये बन जाएगा 1 2 3 4 5 6 3.6 इंटू 10⁶ जूल। तो ये आपके इलेक्ट्रिक करंट हो गया पूरा। नेक्स्ट, अब हम आगे चलते हैं आपका मैग्नेटिक फील्ड चैप्टर। तो मैग्नेटिक फील्ड जो आपका चैप्टर होगा उससे आपको क्या क्या तैयार करना है। तो सबसे पहले तो आपको बार मैग्नेट के थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज होती है वो सब याद रखनी है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज। और प्रॉपर्टीज में कुछ रीजंस होंगे, वो रीजंस भी तैयार करने हैं। जैसे आप सभी ने पढ़ा होगा कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है। तो आपको करना क्या है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती है तो आपको बताना है कि वो क्यों नहीं करती है। क्योंकि अगर वे ऐसा करेंगी तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा उस पर दो डायरेक्शन पॉसिबल हो जाएंगी, और मैग्नेटिक फील्ड पे दो डायरेक्शन आपको नहीं बन सकती। एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन पॉसिबल होना बिल्कुल नहीं हो सकता है पॉसिबल। ठीक है, तो बार मैग्नेट की प्रॉपर्टीज उनके रीजंस के साथ में। इसके बाद आप जो तैयार करेंगे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड करंट कंडक्टर की वजह से, स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनता है, एंड देन सोलेनॉइड आपको पूरा तैयार करना है। इलेक्ट्रोमैग्नेट, सोलेनॉइड पूरा तैयार करना है। इलेक्ट्रोमैग्नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, इलेक्ट्रोमैग्नेट में और बार मैग्नेट में क्या फर्क होता है। नेक्स्ट, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होगा वो होगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए आप क्या करते हैं, राइट हैंड थंब रूल। एंड फिर आपका फोर्स के लिए आप क्या करेंगे, फोर्स के लिए आपको कौन सा फॉर्मूला याद होना चाहिए, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो ये आपको दोनों रूल्स बिल्कुल याद होने चाहिए, एग्जैक्ट। ठीक है, दोनों से ही क्वेश्चन बनेंगे आपके, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है इन दोनों में से। देन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डायरेक्शन निकालने वाले क्वेश्चंस होंगे और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बस आपको इतना ही तैयार करना है, ये आपका लास्ट है। तो यहाँ पर जाकर के आपका पूरा फिजिक्स कंप्लीट होगा। इतने टॉपिक्स आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स कंटेन करने के लिए श्योर करने ही करने हैं। ठीक है, अगर आपको किसी टॉपिक में प्रॉब्लम आती है तो आप बताइए कमेंट में, मैं उसके लिए आपको डिटेल वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक यू।